किसान भाइयों ने वो ज़मीन दान दी इस प्रदेश के विकास के लिए, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आज पूरे क्षेत्र में, जनपद में और आसपास के कई ज़िलों में खुशी की लहर है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। जब यह एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ बड़ी बड़ी इकाइयाँ लग जाएंगी तो इस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को एक नौकरी में दिलवा पाऊँ, ये मेरा सपना भी है और ये मेरा प्रयास रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले जेवर एयरपोर्ट को अब एक नई रफ्तार मिलने वाली है। जी हां, आगामी 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के जेवर पधारेंगे। यहां आकर दोनों दिग्गज नेता जो हैं वो जेवर एयरपोर्ट की भूमि की पूजा करेंगे और शिलान्यास कर एक कार्य को नई रफ्तार देंगे। इस समय हम आ चुके हैं जेवर की उसी धरती पर जहां पर जेवर एयरपोर्ट का कार्य होना है। अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएं पूरा नज़ारा कि किस तरीके से पूरी भूमि अधिग्रहित कर यहां पे जेवर एयरपोर्ट बनने का कार्य होगा। आपको बता दें कि इस पूरी एयरपोर्ट के लिए 3 चरण में भूमि का अधिग्रहण होना है। फिलहाल पहली चरण में भूमि का अधिग्रहण किया गया है और पहले चरण की हम बात करें तो कुछ गाँवों की ज़मीन इसमें अधिग्रहण की गई है, जिसमें कि मुडेहरा, बीरमपुर, कुरैब, करौली बांगर, दयानपुर, रनेरा और इसके अलावा ग्राम समाज की 125 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो अधिग्रहित की गई है। इसके अलावा 2 और चरण अभी बाकी हैं जिनमें कि ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 5,845 हेक्टेयर वर्ग की ज़मीन पर ये पूरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब भारत में होगा। और बात करें एशिया की तो एशिया पे पहले स्थान में सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत के जेवर में बनने जा रहा है। ये सभी देशवासियों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की खबर है। अब आगे हम बात करें कि यदि हम बात करें कि इसके अलावा और कौन से ऐसे 4 देश में बड़े एयरपोर्ट हैं जो कि अलग अलग देश में स्थापित हैं, तो सबसे पहले स्थान पर जो एयरपोर्ट है वो दुबई में स्थित है जो कि 77,600 हेक्टेयर वर्ग ज़मीन पर बना है। दूसरा एयरपोर्ट कनाडा में है जो कि 13,570 हेक्टेयर का है। तीसरा एयरपोर्ट अमेरिका में है जो कि 6,963 हेक्टेयर पर बना है। वहीं अब चौथे स्थान पर जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आगामी 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री इसी धरती पर आएंगे और भूमि पूजन कर कार्य को एक नई रफ्तार देकर क्षेत्रवासियों के लिए ये भी एक हो सकता है कि कुछ ना कुछ दोबारा मोदी जो है कुछ ऐलान करके जाए, कुछ तोहफा क्षेत्रवासियों को देकर जाए। आइए इस पर जानते हैं कि क्षेत्र के विधायक और प्राधिकरण के अधिकारी का क्या कुछ कहना है। इस तारीख को देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आ रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के लिए किस तरह की तैयारी और क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर किस तरह का माहौल है? बहुत दिन से जेवर विधानसभा में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का इंतजार था। चूँकि 25 सालों से जेवर एयरपोर्ट जेवर में बने, इसके कयास उस वक्त से लगाए जा रहे थे जब प्रदेश की कमान माननीय राजनाथ सिंह जी के हाथों में थी। उसके बाद सरकारें बदलीं और सरकारों ने इसे अपनी तरफ ले जाना चाहा जहाँ के वो रहने वाले थे, लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली और विधानमंडल दल की पहली बैठक जिसमें इस मुद्दे को मैंने वरीयता से उठाया और सरकार को समझाने का प्रयास किया कि जेवर का जो एयरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के विकास का माध्यम, आर्थिक विकास का माध्यम बन सकता है और इससे हम लाखों रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। तो प्रदेश के मुखिया ने इस बात को समझा और जेवर एयरपोर्ट की जो पत्रावली दफन थी रद्दी की टोकरी में, उन्हें बाहर निकाला गया। इसमें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि आने वाली 25 तारीख को हम गौरवान्वित हों कि हमारे बीच में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आए। एक समय ऐसा आया था जब ये कयास लगाए जाने लगे थे कि यह एयरपोर्ट हरियाणा और राजस्थान जा सकता है, तो बहुत संशय की स्थिति रही। 2 कोरोना के काल आए, लेकिन बावजूद उसके भी जो लोग इस कार्य में लगे हुए थे
वो संबंधित विभागों के अधिकारी हों या प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, हमारा उड्डयन विभाग हो प्रदेश का, और सबसे ज़्यादा तो इसमें उन किसान भाइयों का सहयोग रहा जिन्होंने विकास के नाते क्षेत्र के और प्रदेश के अपनी ज़मीनों को इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित होने दिया। और मैं तो कहूँगा कि किसान भाइयों ने वो ज़मीन दान दी इस प्रदेश के विकास के लिए। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आज पूरे क्षेत्र में, जनपद में और आसपास के कई ज़िलों में खुशी की लहर है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। तो बहुत ज़्यादा लोग इससे उत्साहित हैं और बस अब उस घड़ी का इंतज़ार है जिस घड़ी प्रधानमंत्री के कदम जेवर की उस सरजमी पर पड़ेंगे जो भविष्य में बनने जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की राजधानी। सर, जेवर एयरपोर्ट के लिए अब तक का सबसे बड़ा भूमि विस्थापन है और एयरपोर्ट के निर्माण के लिए काफ़ी सारे परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस पूरे प्रोसेस में किस तरह के चैलेंज आपके सामने आए और उनका समाधान आपने कैसे किया? ये सन 2018 की बात है। अगस्त माह की सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का। आने लगे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मैंने देखा कि किसान ज़मीन देने के लिए सहमत नहीं हो रहे और एक बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट जो यहाँ के लिए ज़रूरी था वो कहीं उत्तर प्रदेश के हाथ से निकल ना जाए। तो बीच में सत्र छोड़कर मुझे आना पड़ा और घर घर जाकर किसानों के बीच में बैठकर जो भी उनकी चिंताएं थी उन्हें दूर किया गया और किसानों को वास्ता दिया गया कि देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट किसी विधानसभा के लिए बड़ी मशक्क़त के बाद मिलता है। आज हमारे यहाँ अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और वो भी दुनिया का एक बेहतरीन एयरपोर्ट बने तो वो माध्यम बन सकता है इस क्षेत्र की तरक्की का, आप लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का, हज़ारों नौजवानों के रोज़गार का। तो जब किसानों को समझाया गया तो उनकी समझ में बात आई और मैं उनका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने सारी बातों को समझते हुए और हमें ज़मीन की सहमति देनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद उनके आरएनआर को लेकर जो भी चिंताएं थी उन्हें दूर किया गया और कोशिश की गई कि एक ऐसा विस्थापन उन लोगों को दिया जाए जो सारी सुविधाओं से लैस हो। आज जहां हमने विस्थापन स्थल बनाया है वहाँ चौड़ी सड़कें हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड लाइट है, पार्कों की व्यवस्था की गई है। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें भी दूर करने की सारी योजना बना ली गई है। तो इस सारी प्रक्रिया में समय समय पर किसानों की जो भी चिंताएं थी उन्हें मिल बैठकर दूर किया गया। कई वार्ता मुख्यमंत्री से भी किसानों की कराई गई और जो भी समस्याएं आती हैं किसानों के साथ मैं स्वयं अधिकारियों के साथ बैठता हूं और उनके निराकरण के रास्ते निकाले जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि जिस जनपद में 2 इंच ज़मीन के लिए गोलियां चलती थीं पुरानी सरकारों के समय में, वहाँ दुनिया का इतना बड़ा अधिग्रहण हो गया और बिना किसी चूके। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह एक इतिहास लिखने योग्य घटना बन गई है कि आखिर इतना बड़ा विस्थापन और इतनी बड़ी ज़मीन और वो भी नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत हो जाना, इसे मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने स्पष्ट तौर से अधिकारियों को निर्देशित किया था कि किसानों की मर्जी से ही ज़मीन का अधिग्रहण होगा और उनकी समस्याओं का समाधान उनके मध्य में बैठकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर निपटाना होगा। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तेज़ी से यह काम हुआ और किसानों ने समझा और आज हम 25 तारीख को 25 नवंबर को इस स्थिति में आने जा रहे हैं कि हम उस जगह का भूमि पूजन कर सकें जहां हज़ारों साल से रह रहे किसानों ने अपनी पैतृक ज़मीनों को इस प्रदेश के विकास के लिए दिया हो। तो ये बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं शुरू से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा और मुझे बड़ी चिंता रहती थी कि कहीं ये प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के हाथ से निकल ना जाए। अब वह दिन दूर नहीं है और हम घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जिस घड़ी प्रधानमंत्री के कदम जेवर की सरजमी पर पड़ेंगे।
सर, जेवर एयरपोर्ट बनने के साथ साथ यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी और इंडस्ट्री भी आ रही है। आपके द्वारा क्षेत्र के लोगों को अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए कितना प्रयास रहेगा? सबसे पहला प्रयास तो जो हमारी यमुना प्राधिकरण है उसमें एक प्रावधान कराया गया कि स्थानीय नौजवानों को 40% योग्यता अनुसार रोज़गार मिले, और समय समय पर जो भी इंडस्ट्री यहाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आ रही हैं, जैसे एवरी डेनिसन है, 500 फॉर्चून कंपनियों में वो आती है दुनिया की, तो हम लोग समय समय पर वार्ता करते हैं प्राधिकरण के साथ, कंपनी वालों के साथ, और यह पूरा प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र के किसानों ने, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को क्षेत्र के विकास और प्रदेश के विकास के लिए दान दिया है, उनके बच्चों को समुचित रोज़गार मिले, उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाने का काम हो। उसके लिए यहाँ अपनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने वाले लोग हमारे नौजवानों का, हमारे किसान भाइयों का पूरा ध्यान रखें। तो इसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ, और मेरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में जब यह एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ बड़ी बड़ी इकाइयाँ लग जाएंगी, तो इस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को एक नौकरी में दिलवा पाऊँ, ये मेरा सपना भी है और ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, चौथा सवाल मेरा आपसे है कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा से कानून व्यवस्था रही है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में हमेशा से ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो फेमस रहा है, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम को काफ़ी हद तक लगाम भी लगाया गया है। वहीं अब जब जेवर में एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे में ऑर्गेनाइज क्राइम की बढ़ती संभावनाएं तो हैं, तो ऐसे में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए किस तरह की तैयारी है? सबसे पहले तो हमने जहां एयरपोर्ट स्थापित होने जा रहा है वहाँ 3 नए थाने बनने जा रहे हैं। उनके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई है, और यह प्रयास जो यहाँ कमिश्नरेट स्थापित की गई है वो एयरपोर्ट की घोषणा होने के बाद की गई है। हमें जानकारी है कि वह क्षेत्र जो विख्यात था, कुख्यात कहूँगा मैं, उन माफियाओं के लिए जिनके डर की वजह से औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ से पलायन करने लगी थी हरियाणा की तरफ, लेकिन जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, उस दिन से आपने देखा होगा कि माफियाओं में जो डर है वह सिर्फ उन सज्जन व्यक्तियों के लिए जो अब तक भयातुर रहते थे माफियाओं से। और आज यहाँ कमिश्नरेट की स्थापना होने के बाद जिस तरीके से पुलिसिंग में एक नया सुधार हमें देखने को मिल रहा है, हर जगह हमें पुलिस भी नज़र आती है, वो महिला से संबंधित क्राइम हो उसमें काफ़ी रोकथाम हुई है, रोड होल्ड अप काफ़ी कम हुए हैं, और जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी गौतम बुद्ध नगर की पुलिस में देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से हम एक ऐसी कानून व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो दुनिया की एक बेहतर कानून व्यवस्था हो सकती है, और जहां लोगों को तुरंत न्याय की अपेक्षा रखनी चाहिए। भविष्य में भी यह क्षेत्र उन माफियाओं से मुक्त हो जिनकी नज़र जेवर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द होने वाली कंपनियों और यहाँ होने वाले विकास कार्यों की तरफ है। तो उसके लिए विधायक के तौर पर मेरा प्रयास होगा कि कोई भी माफिया इधर भटकने ना पाए, उद्योगपतियों को हम एक ऐसा माहौल दें जिससे जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए हैं वो इस प्रदेश की तरक्की का माध्यम बने और लोगों को उनका जीवन स्तर उन्नत बनाने का माध्यम बने, रोजगार का माध्यम बने, इस ध्येय से वो काम यहाँ कर सकें। सर, मेरा आखिरी सवाल ये कि जेवर विधानसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट आया, फिल्म सिटी आई और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ निवेश भी आया और अब चुनाव भी आ रहा है, लेकिन जैसा कि सभी को मालूम है कि जेवर क्षेत्र की राजनीति हमेशा से जाति के आधार पर होती आ रही है, तो क्या इस बार बीजेपी सरकार चुनाव में विकास की राजनीति करेगी या जाति की? आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम चर्चा करें या जितनी भी सरकारी योजना है उसमें लाभ किस जाति को पहुंचा है, इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना से काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वो मुस्लिम हो अगर पात्र है तो उसे भी लाभ मिलेगा, वो एससी हो उसे भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर निर्बल वर्ग को इस सरकार के समय में बहुत लाभ मिले और सीधे उनके खाते में मिले, क्योंकि बीच में जो दलाली प्रथा थी वो समाप्त करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सतत प्रयास किया और उसी रीति नीति पर चलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक जो आपूर्ति विभाग है और जो वितरण प्रणाली है खाद्यान्न की उसको इतना ट्रांसपेरेंट बनाया है कि अब बीच के लोग उसमें दलाली नहीं कर सकते, सीधा वो फ़ायदा जनता को पहुंचता है।
तो मैं समझता हूँ कि सरकार की नज़र में जाति कोई विषय नहीं है। इतना विकास उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी के समय में हुआ है। हम लोग विकास के वास्ते चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करनी है जहाँ जातियों का कोई स्थान ना हो, जहाँ स्थान हो तरक्की का, जहाँ स्थान हो भाईचारे का, और जहाँ शांति का स्थान हो। इस राष्ट्र की कल्पना के साथ हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की कामना रखते हैं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।